हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि कल आपको बताया था कि आज आपका टेस्ट पेपर है। एक टेस्ट पेपर अपन पहले ले चुके हैं जो अपने संविधान सभा से रिलेटेड था, और अब कल अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, प्रस्तावना, उससे संबंधित और पीछे वाली संविधान सभा से संबंधित, यानी दोनों अपने अब तक जो भी अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित अपना पूरा एक टेस्ट पेपर है। तो सभी एकदम तैयार हो जाइए। 30 क्वेश्चन हैं आपके लिए। पिछली बार एक क्वेश्चन कम रह गया था और 30 क्वेश्चन है आपके लिए, और एकदम बिल्कुल डिटेल से आपके लिए उनके सामने एनालिसिस किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो फटाफट जुड़ जाइए और पेपर पेन अपने हाथ में ले लीजिएगा। आपको करना क्या है कि आपको आंसर देने और आपको ये लिखना, लास्ट में आपको तरीका बताया हुआ है कि एक तरफ आप क्वेश्चन के नंबर लिखोगे और ऊपर उनकी तरफ आंसर लिखोगे। आपको बिल्कुल डिटेल में उनका आंसर देना है कि ए होगा, बी होगा, और फिर अच्छे तरीके से उसको समझना है। करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। आज क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉन्ट चेंज किया है मैंने। कुछ क्वेश्चंस का फॉन्ट ऐसे किया है, कुछ का वैसे किया है। आप बता देना कि आपको कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है। एक तो जो नॉर्मल वाला वैसे चल रहा है वैसे वाला, और एक ऐसे इस शेप में जो चला है वो वाला, आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या या प्रदान की गई? आख्या मतलब उसको आगे जो आत्मा की संज्ञा दी गई, आत्मा कहा गया है। तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की जो अपने कौन से भाग को आत्मा कहा गया है, बताइए। आंसर ए है आपका प्रस्तावना, बी है आपका मौलिक अधिकार, सी है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और डी है आपका संविधान के सभी अनुच्छेद। तो बिल्कुल मैंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान के जो प्रस्तावना को है ना उसकी इसका आत्मा का है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? जो अपने संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने किस पर अपना विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर ज़्यादा ध्यान दिया, या फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, मूल कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा ध्यान दिया, और डीपीएसपी यानी अपने नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर ज़्यादा ध्यान दिया। बताइए, प्रस्तावना पर ज़्यादा ध्यान दिया, या फिर मूल कर्तव्य पर, या फिर मौलिक अधिकार पर, या फिर नीति निर्देशक तत्व पर? इसे क्वेश्चन एक तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि आज आपकी प्रस्तावना चल रही है तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है। लेकिन दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि इसी को ज़्यादा ध्यान क्यों दिया, क्योंकि प्रस्तावना अपने पूरे संविधान की व्याख्या करती है कि पूरे संविधान में क्या है। पहला पेज खोलते आपके सामने आना चाहिए। अगर पहले पेज में ही गड़बड़ मिली, पहला पेज जैसे खराब मिला, तो बताइए कोई संविधान पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो पहला पेज है ना, वही आपके लिए अट्रैक्टिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? ए। ओके, आप जवाब देते रहिए। आपका सही हो रहा है तो आप अपने एक तरफ लिख लीजिए, आपका गलत हो रहा है तो आप एक तरफ लिख लीजिए, और लास्ट में आप बताइएगा आप कितने सही हुए कितने गलत हुए, और गलत हुए तो क्यों हुई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, 3 नंबर है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अब बताइए, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, और हम भारत के लोग। ये मैंने आपको संविधान जब अपने जो प्रस्तावना शुरू की थी उसके पहले दिन ये बात कही थी कि भारत की जो प्रियम्बल है ना प्रस्तावना, उसका पहला शब्द ये है जिसके कारण पूरे इस प्रस्तावना में मतलब पूरी भारत की जनता को शक्ति दी जाती है। पूरे संविधान की अंतिम रूप शक्ति किसमें निहित है? जनता में, यानी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया? डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? 3 क्वेश्चन अपने हो गए, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? अपना जो भारत है उस भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, बताइए। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट, यह राज्यों का एक संघ है, इसीलिए कहते हैं। तीसरा, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, और चौथा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बताइए, गणतंत्र क्यों कहते हैं? आपको बता दें मैंने ट्रिपल एस सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो बताइए उसको रिपब्लिक क्यों कहते हैं अपन? मैंने उस टाइम समझाया था, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है लेकिन इंडिया रिपब्लिक है। ब्रिटेन और इंडिया दोनों डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इंडिया रिपब्लिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो रिपब्लिक का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा देश का जो मुखिया है वो निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। मतलब अपने वैसे शासन नहीं है कि बेटे का बेटा बन गया, नेपोटिज्म वाला सिस्टम नहीं है।
है ना। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत है एक, बताइए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, और इनमें से कोई नहीं है। बताइए भारत हिंदू है या हिंदू मुस्लिम है या फिर धर्मनिरपेक्ष है? कोई भी नहीं। तो इसको तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि बिल्कुल इसे क्वेश्चन देखते हैं आपको कि इंडिया इज़ ए, बताइए, सेक्युलर कंट्री, पंथ निरपेक्ष बोल दीजिए, धर्मनिरपेक्ष बोल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको आता है तो बस चलते जाइए, उसको फटाफट कीजिए, बस आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करते हैं, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए धर्मनिरपेक्षता क्या है? अपनी प्रस्तावना में पढ़ा ये चीज़ें, यही चीज़ें पढ़िए, SSDR क्या है और अपने कितने प्रकार का जस्टिस है, कौन कौन से अपने लिबर्टी मिली हुई है, क्या इसके कौन कौन सी इक्वलिटी है, इन सब के बारे में पढ़ा अपन ने। तो बताइए धर्मनिरपेक्षता क्या है? राज्य सरकार के सभी धर्म के खिलाफ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार नहीं, सभी धर्म स्वीकार किए। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बिल्कुल सरकार किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, जो अपने राज्य की जो सरकार है वो किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, और किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बताइए धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, क्या धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्या बहुसंख्यक समुदाय का? नहीं करता है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? अरे धर्म तो किसी का भी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे अपने बहुसंख्यक हो, किसी का भी समर्थन, ऐसे समर्थन वाली कोई बात ही नहीं आती, सबको समर्थन करता है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, किसी का भी करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, बिल्कुल किसी एक धर्म का राज्य समर्थन नहीं करता, राज्य सभी धर्मों का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति राज्य वाला शासन वाला राज्य, और राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बताया था गणतंत्र डेमोक्रेसी अभी कि ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, और इंडिया एक डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मतलब उसका जो अध्यक्ष है, उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसका जो राष्ट्रपति है, जो भी मतलब देश का हेड है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, यानी राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? आई थिंक ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगा, या कैसे भी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई लेवल ईजी है, लेवल हार्ड है, बिल्कुल आप बेझिझक बोल सकते हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? अब देखिए इससे कई नाम आपके सामने, उद्देशिका प्रस्तावना को ही बोलते हैं। तो बताइए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? क्या धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जोड़े गए? क्या प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक जोड़े गए? क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? और क्या धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र जोड़े गए? तो बिल्कुल एक बात सही मैंने कही थी आपको कि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट और सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? यानी प्रस्तावना में क्या भारत को क्या बताया गया? भारत क्या चीज़ है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत क्या है? मैंने SSDR आपको याद कराया, तो क्रम भी उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उसका क्रम जो है ना SSDR, वो भी आपको ध्यान रखना है।
तो क्या भारत सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है? बिल्कुल। क्या समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य है? बिल्कुल है। क्या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है? ये ज़्यादा आंसर सही होगा क्योंकि इसमें सारे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, SSSR, सोशलिस्ट सेक्युलर, सॉरी अपने सोवरेन सेक्युलर, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेसी, सॉरी अपने रिपब्लिक है। कैसे? ये आपको फिर मैं बता चुका हूँ। सभी मामलों में अंतिम रूप से जनता का अधिकार होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। बिल्कुल ये हो गया आपका आंसर, दिख गया। डेमोक्रेसी आपको, सॉरी ये रिपब्लिक आपको 3 बार पूछ लिया। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है बस। कि भारत का अपना जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, या देश का जो हेड है, वो क्या है? इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए। समाजवादी बिल्कुल है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है, प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल है, लेकिन लोक कल्याण की कहीं कोई बात नहीं की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बिल्कुल हो सकती है बात। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। ओके। सभी नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? क्या सभी नागरिकों को केवल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने से राज्य कल्याणकारी बन जाएगा? नहीं। क्या अधिकतम जनसंख्या है, मान लीजिए किसी स्पेशल वर्ग की अधिकतम जनसंख्या है, क्या उस पूरी जनसंख्या का कल्याण कर दे तो बाकी क्या पूरा राज्य कल्याणकारी हो जाएगा? नहीं। जो कमजोर तबका रह गया उस उतर ही गया, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन, यानी जो ऊंचे लोग हैं उनके तो कल्याण का प्रबंधन अगर अब सरकार नहीं भी ध्यान दे पाती है तो खुद हो जाता है, पैसे वालों का तो। लेकिन जो कमजोर वर्ग है उसके कल्याण का प्रबंधन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ऐसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। अब उसका अपना लिखित संविधान है और उसकी सरकार संसदीय प्रणाली। गणराज्य की बात मैं कितनी बार आपको कह चुका। राजाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष से क्या होता है? इलेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब मैंने बताया था आपको क्रम याद होना चाहिए। मैंने कैसे बताया था? SSSR। अब इसकी हिंदी भी आपको, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य गलत। सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ओके। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, स्वतंत्र नहीं, समाजवादी बाद में आ गया। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बिल्कुल सही मिला ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी, 15 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? अब पढ़ लो हिंदी, हिंदी आई नहीं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। ओके। एकेश्वरवाद। ओके। बहुदेववाद और सभी धर्मों की अस्वीकृति। नहीं, सरकार सभी धर्मों की अस्वीकृति नहीं करती। बहुदेववाद का कोई कंसेप्ट नहीं है, एकेश्वरवाद का नहीं है। सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छा लग रहे हैं आपको, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट थम्स अप करके बताइए कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको, एंजॉय मिल रहा है आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। अगर लेवल कम ज़्यादा हो, कुछ ऊपर नीचे हो तो बता देना। अगर हार्ड है थोड़ा इजी कर लेंगे और इजी है तो थोड़ा हार्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी धर्मनिरपेक्ष कब मतलब क्या इस जोड़ा था ना, उससे संबंधित कुछ कथन है अपने पास, उन कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ओके। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ओके। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ओके। और यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर इसमें निम्न में से कूट चुनकर दीजिए। इनमें से कौन सा सही है? वह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल ये बात तो सही है। 42वां संविधान संशोधन था 1976 के माध्यम से, तो दूसरा ऑप्शन अपने हट गया। तो ये हट गया और केवल ये हट गया, ये हट गया, बस क्या 1 और 3। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 1976 में जोड़ा गया था। अब बताओ, क्या मूल संविधान में अगर होता तो क्या जोड़ने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो केवल पहला और तीसरा ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? बताइए। जो हम भारत के लोग, इसमें भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है पहला शब्द, बताइए इसका मतलब क्या है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। ओके। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ओके। संविधान निर्माता भारत की जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके। और भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो बताइए, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आपको इसमें 4 ऑप्शन से लगेंगे, लेकिन आंसर एक आएगा। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, ये बात तो सही है, बात सही है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, ये बात भी सही है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात भी सही है। और भारत का संविधान भारतीय जनता की सहमति पर आधारित है, बिल्कुल बात तो चारों ही सही है। लेकिन इसने बोला है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा संविधान है उसका निर्माण अंतिम रूप से किसके द्वारा हुआ था? भारत की जनता के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण। क्या समाजवाद का मतलब है राष्ट्रीयकरण? क्या समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय? या समाजवाद का मतलब है सामाजिक स्पर्धा? बताइए, समाजवाद का मतलब क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। बताइए। सामाजिक नियंत्रण की कोई बात नहीं हुई, समाज के द्वारा नियंत्रण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीयकरण की कोई बात नहीं, सामाजिक रूप से सबको न्याय मिलेगा, ये समाजवाद की धारा थी। सामाजिक रूप से सबको न्याय मिलेगा, ये समाजवाद की धारा थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा आपके सामने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया से ले गए। जब अपन जो सूचियाँ पढ़ेंगे ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के ही मुद्दे आते हैं, उन पर ज़्यादा अधिकार केंद्र का रहता है और कुछ अधिकार राज्य का भी रहता है। जैसे एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन तभी तो मान लो कि केंद्र ने कोई कानून बना दिया और किसी राज्य को उस बात पे थोड़ा एतराज है तो अपना थोड़ा उसको चेंज करके कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन थे अपने, ये क्वेश्चन कितने थे जो अपने प्रस्तावना पढ़ी, उस प्रस्तावना से संबंधित थे 20 क्वेश्चन। आप अलग अलग मुझे बताएंगे कि प्रस्तावना के 20 में से आपके कितने सही हुए। अब आगे वाले 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी संविधान सभा के, इनमें से आपके कितने सही हुए और टोटल आपके कितने सही हुए। ये 20 क्यों, 30 नंबर क्यों दिया मैंने? क्योंकि 30 क्वेश्चन इससे 29 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, 29 क्वेश्चन आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, तो 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। सभा के विचार विमर्श के मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह और के एम मुंशी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑब्वियस सी बात है, आप एसएससी सीएचएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में कि सभा के विचार विमर्श का मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? थोड़ी सी इसने लैंग्वेज घुमा दी। अगर इसी लैंग्वेज को अगर मैं थोड़ा सा घुमा के आपको बता दूं तो आप फट से आंसर दे दोगे। उद्देश्य संकल्प आंदोलन का मतलब है किसने उद्देश्य प्रस्ताव दिया, और आपका जवाब सटीक से आ गया कि ये तो जवाहरलाल नेहरू दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इतना तो हमें पता है कि संविधान सभा की 3री बैठक में किया गया था। 11 दिसंबर को नहीं, ये तो दूसरी बैठक थी, हट गया।
13 दिसंबर हो सकता है, ये हो सकता है, और हो सकता है क्या है, फरवरी में कोई बात ही नहीं, 9 दिसंबर पहली बैठक थी। आंसर क्या हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब बताइए, संविधान सभा ने जो संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया? क्या 22 जनवरी को किया 1946 को? क्या 22 जनवरी 1947 को किया? क्या 20 फरवरी 1947 को किया? क्या 26 जुलाई 1947 को किया? आपके सामने एक डेट आपकी कुछ कुछ याद आ रही है लेकिन श्योर नहीं हो। 22 जनवरी 1947 को किया गया कि आपको भारत को एक नया संविधान दे देंगे। मैंने लिखवाया था राष्ट्र ध्वज वाला, उस टाइम कुछ लिखवाए थे मैंने यहाँ चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? कि जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दीजिए। क्या ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी? क्या ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी? क्या ये बात मौलाना आज़ाद ने कही थी? और क्या ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी? बताइए किसने कही थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये बात कही थी अपने मौलाना आज़ाद ने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी। कुछ नए फैक्ट हैं संविधान संबंध जो सभा से संबंधित, आप ये सोच रहे हो पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी, अरे पुराना तो हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया ऐड कीजिए उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन बचे, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आज के सेशन का एंड करते हैं और कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बताइए इनमें से कौन सा जो संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? यह वयस्क मताधिकार का आधार नहीं थी, गलत बात है। तो ये भी मतलब अपना आंसर हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का। यह बहुदलीय निकाय थी नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो बहुदलीय निकाय थी, अलग अलग दल थे इसमें। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल उसने खूब सारी समितियां बनाई, यानी तीसरा और चौथा तो सही है। तो बच गया कौन सा, पहला और दूसरा। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वयस्क मताधिकार का आधार बिल्कुल नहीं थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम बिल्कुल नहीं थी। तो दोनों ही क्या हो गया आंसर, यानी मतलब पहला क्या बोल रहा है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, जबकि उत्तर क्या होना चाहिए था, ये थी, यानी ये चीज़ इसने जो बोली है ये गलत है, ये चीज़ गलत है इसने बोली है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या पर आधारित थी, लेकिन ये बोला कि नहीं थी, तो मतलब गलत बात बोल रहा है ना, तो गलती हमें ढूंढना है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। सॉरी 35 रह गया, 36 आते थे, 35 नंबर बीच में छूट गया हुआ है। ये 34 35 नंबर नहीं है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कौन सा था? बताइए कि मतलब स्वतंत्र भारत के लिए आप प्रारूप तैयार कीजिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग, तो पहला ऐसा कौन सा था जो सबसे ज़्यादा हमारा प्रभावी प्रयत्न था? पूना पैक्ट, स्प्रू रिपोर्ट या सप्रू रिपोर्ट बोलते हैं इसको, कोई से बोल, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्रों से। बताइए, आपको मैंने बताया था कि पंडित जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कोर्ट के माध्यम से संविधान सभा जो अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, उसको हालांकि अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। पहला प्रयास वही था, नेहरू कोर्ट के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा देगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए कभी 4 क्वेश्चन और बच्चे फटाफट कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा है ना, उसके सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। यानी संविधान सभा अपनी कहाँ से आई? क्या ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामित थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चयन किया था? नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसका चयन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं।
भारत के संविधान की या भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद शाहदुल्ला और के.एम. मुंशी। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? बताइए, संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस ही बात पता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, सॉरी 13 दिसंबर को नहीं, ये तो अंतिम बैठक थी, 13 दिसंबर को अंतिम बैठक थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कौन सा हो गया? डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में मैंने आपको बताया था कितने सदस्य थे, 3, 4, 5, 3, 5, 10, 7। क्या था आपका आंसर? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 7 सदस्यों में से एक मुस्लिम सदस्य थे और बाकी के नाम सबके किस में मिलते हैं? कृष्ण के पर्यायवाची मिलते हैं आपको। ओके, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने, के. संथानम ने और के.एम. मुंशी ने। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की जो प्रथम ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट किसने पेश किया था? बी.एन. राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने पेश किया। और उन्होंने पेश किया, उसी पर उनका क्या हुआ? उसी पर इनकी बहस हुई और उसके बाद प्रारूप समिति का गठन करके इस प्रारूप पर विचार करने के लिए, सर बहसबाजी करने के लिए और इसमें क्या क्या कुछ संशोधन करके फिर नया संविधान तैयार किया गया। ओके, तो 41 नंबर आंसर क्या हो? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये आज के अपने 30 क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको अच्छे लगे, बुरे लगे, इजी लगे, हार्ड लगे, 20 में से कितने आए, 10 में से कितने आए और फिर 30 में से कितने आए। टोटल आप अपना आकलन कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अब हम जो अपना संविधान है उसका ऊपर वाला हिस्सा कवर कर चुके हैं, ऊपर वाला हिस्सा कवर कर चुके हैं। अब हम संविधान के अंदर जाएंगे। अब हम संविधान के अंदर जाएंगे और संविधान की कुछ बातों का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जीके में एक तो पॉलिटी वाला पोर्शन चलने दें या फिर एक अपनी जो रीट है उस रीट से संबंधित जो जीके है वो चलने दें। बताइए, एक तो कि जो पॉलिटी वाला पोर्शन जो है ना, पॉलिटी वाला जो पोर्शन वो चलने दें या फिर जो अपना रीट है उस रीट से संबंधित जीके चलने दें। बताइए, जो आप बताएंगे ना वैसा अपन कर लेंगे। बाकी पॉलिटी क्लास कंटिन्यू चली रही है। अगर आप उसमें को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप एक कमेंट में जो आप पूछोगे वैसे उसकी क्लास अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।